स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का नैतिक शिक्षा का MCQ। इससे पहले साइंस कंप्लीट हो गया है, साइंस का MCQ। SST कंप्लीट है, ये नैतिक शिक्षा। SST हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उधर पॉलिटी, सिविक्स का वो सब हो गया है। ये नैतिक शिक्षा इसका आज कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जितना भी चैप्टर पढ़ना है सारा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका जितना भी चैप्टर पढ़ना है सारा का MCQ। उसके बाद अभी मैथ चल रहा है, मैथ में तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आज चौथा चैप्टर मिल जाएगा। मैथ का एक एक चैप्टर हर रोज दे रहे हैं, बाकी इधर ख़त्म हो गया सब। हिंदी बच रहा है, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है, झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 सेशन, उसमें के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नैतिक शिक्षा में देखते हैं। तो नैतिक शिक्षा में पहला चैप्टर है ए मालिक तेरे बंदे हम। क्वेश्चन है ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी? ये कविता है, किसने लिखी है? ये तो भरत व्यास ने इसको लिखी। ए मालिक तेरे बंदे हम शीर्षक पाठ में किसकी कृपा से धरती थमी है? परमेश्वर की कृपा से धरती थमी है। अगला चैप्टर है, एक क्वेश्चन है ए मालिक तेरे बंदे हम शीर्षक पाठ में मालिक किसे कहा गया है? किसे मालिक कहा गया है? तो ईश्वर को मालिक कहा गया है। अमावस को पूनम करने का सामर्थ्य किसमें विद्यमान है? तो ईश्वर में है ना। इस ए मालिक तेरे बंदे हम में हमारी कर्म किस प्रकार के होनी चाहिए था? हमारी कर्म जो है नेक रास्ते पर चले और बदी से दूर रहे। नेक रास्ते पर चलने, बदी से दूर रहे, ये कहना है इसके। ए मालिक तेरे बंदे हम पाठ में हाँ आदमी को कमजोर कहा गया है, क्योंकि इसमें सभी लाखों कमी है। इसमें अभी लाखों कमी, सही बात है, आदमी में बहुत सारा कमी है, इसीलिए कहा गया है। ऐसे नहीं कि अपमान नहीं किया गया है, ना इसकी इस प्रकार की कमी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, या सभी प्रकार का गुण है, ये ऐसा बात नहीं, या अपमान भी किया गया, ऐसा बात नहीं। बस इसमें हम लोग इंसान में लाखों कमी है, ये कहा गया है, ठीक है। अगला चैप्टर है योगासन एवं स्वास्थ्य। इसमें देखते हैं योगासन एवं स्वास्थ्य से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? तो सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां यहाँ लिखी हैं। सूर्य नमस्कार हमें कितनी बार करनी चाहिए? तो 13 बार करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार 13 बार करनी चाहिए। योगासन किनसे सीखना चाहिए? तो योग शिक्षक से सीखना चाहिए, है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो स्मरण याद करने की शक्ति बढ़ाने के लिए पद्मासन एवं शीर्षासन करना चाहिए, आसान है। ये आसन जो है वो लाभदायक है, पद्मासन और शीर्षासन। किन आसन में रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगता है? तो शीर्षासन में। योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? तो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो बच्चा में, युवा में, वृद्धावस्था, बूढ़ावस्था, हम हर अवस्था में करनी चाहिए। तो इनमें से सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चैप्टर है सच्चे कलाकार की दृष्टि। इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेकचंद को हर बेकार वस्तु में क्या नजर आने लगी? तो नेकचंद को कलात्मकता नजर आने लगी हर बेकार वस्तु में। नेकचंद नाम ही था, मतलब हर बुरे चीजों में उनको नेक दिख रहे थे ना। नेकचंद चंडीगढ़ में किस विभाग में कार्यरत थे? तो उद्यान कृषि विभाग में वो कार्यरत थे, काम करते थे। सच्चा कलाकार किसे कहा गया है? जो हर वस्तु में सौंदर्य खोजता है, जो हर वस्तु में अच्छाई खोजता है, उसे ही सच्चा कलाकार कहा गया है। हर चीज की बुराई करने वाले खुद बुरे होते हैं, है ना। तो हर चीज में अच्छाई खोजने की प्रयास करें, है ना। नेकचंद ने किस तरह की प्रसिद्धि पाई? तो रद्दी, कूड़ो, करकट आदि बेकार चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रसिद्धि पाई, है ना। जिसे हम रद्दी, कूड़ा, कचरा में फेंक देते, तो वैसी चीजों को उन्होंने प्रयोग करके अपना प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्धि पाए। चंडीगढ़ का उद्यान किस कारण से दर्शनीय स्थल बन चुका है? तो चंडीगढ़ का जो उद्यान है वो बेकार और रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों के लिए वो प्रसिद्ध है ना। उसमें बेकार और रद्दी वस्तुओं की बने हुए बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां हैं। अगला चैप्टर में आ गए तो अगला चैप्टर है आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला पाठ का लेखक कौन है? तो श्रीमन्नारायण उसका लेखक। अमेरिकी लेखक इमर्सन को क्या चीज का शौक था? तो इमर्सन को गाय पालने का शौक था। ये अंग्रेजी
गाय पालने का। आप भले तो जग भला, पाठ के आधार पर दुनिया कैसी है तो कांच के महल ही। दुनिया क्या है? कांच के महल है, एक ना एक दिन टूट जाना है ना, और सब बोरिया बिस्तरा छोड़ के चले जाना है। बहुत आसान काम है। कौन? तो दूसरों को सीख देना। सही बात, दूसरों को सीख देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन खुद उस पर अमल करना ये मुश्किल काम है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो मनुष्य मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मूर्ख तो है ही, लेकिन खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। मतलब अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, हम महान है कहता है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अब्राहम लिंकन के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो वह अनावश्यक नुक्ताचीनी कर दूसरों का दिल नहीं दुखाता। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो वो आदमी अनावश्यक नुक्ताचीनी कर, बिना मतलब का किसी दूसरों का दिल नहीं दुखाता, वही एक दिन सफल होता है। अगला चैप्टर, निर्माणों के पावन युग में। निर्माणों के पावन युग में हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? तो निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण नहीं भूलनी चाहिए, है ना। मैंने अपनी लाइफ बनाने में, अपनी करियर को बिल्ड करने में अपना चरित्र को नहीं खोना चाहिए, है ना। यानी अपना लाइफ को बनाने में, निर्माण करने में अपना चरित्र निर्माण को नहीं खोनी चाहिए। मतलब चरित्र को भी ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी को जीनी चाहिए और अपना भविष्य निर्माण करनी चाहिए, है ना। जटिल समस्या सुलझाने हेतु क्या करना जरूरी है? तो नूतन अनुसंधान करना जरूरी है। मानव कल्याण के अभाव में क्या व्यर्थ है? तो विज्ञान व्यर्थ है। मानव के कल्याण के अभाव में, यानी इंसान अगर कल्याण न करे तो विज्ञान भी बेकार है ना, और इंसान बेकार हो गया। कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? तो परमाणु बम का निर्माण, ये बच्चों के लिए कल्याणकारी अच्छा आविष्कार नहीं है ना। पोलियो का टीका है, अच्छा है। रेबीज टीका अच्छा है। टीबी का अच्छा है। ये सब टीका है, मतलब ये तो बीमारी से बचाने का उपाय, लेकिन परमाणु बम तबाह कर देता है। स्वार्थ साधना की आंधी में क्या नहीं भूलना चाहिए? स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण नहीं भूलनी चाहिए, भगवान कल्याण को नहीं भूलनी चाहिए। हम अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी का चरित्र निर्माण कर सकते हैं शिष्टाचार, अनुशासन, परोपकार और नैतिकता द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मानव का कल्याण करना विज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान को बर्बाद कर देना, इंसानियत को ख़त्म कर देना, ये विज्ञान का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल इंसानियत ख़त्म हो जा रहा है विज्ञान की इस दौर में, है ना। मोबाइल, टेलीफोन सब आकर के और इंसान को भूल गया है। तो विज्ञान का लक्ष्य भी मानव कल्याण होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। पारसमणि चैप्टर 6 इसका क्वेश्चन देखते। पारसमणि पाठ के लेखक कौन है? तो रामानंद दोषी उनका लेखक है। सोना का होना और ना होना दोनों किसका कारण है? तो समस्या का कारण है। सोना का होना और ना होना, सोना होना भी समस्या, ना होना भी समस्या। पारसमणि के बारे में क्या मान्यता प्रचलित है? तो इसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ये मान्यता प्रचलित है कि इसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। हम किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं? तो सेवा, कौशल और लगन से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन, पारसमणि पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें स्वयं की मेहनत एवं क्षमता पर भरोसा करने की शिक्षा मिलती है। ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। हर चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है। मदर टेरेसा का जन्म किस वर्ष हुआ? ये करुणा की मूर्ति मदर टेरेसा पाठ से लिया गया है। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिली? तो 9 दिसंबर 2016 में उन्हें संत की उपाधि मिली है। मदर टेरेसा ने अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए किसकी स्थापना की? तो निर्मला शिशु भवन की स्थापना की उन्होंने, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए। निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापक किसने की? तो मदर टेरेसा ने ही निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह किसकी उक्ति है? तो तुलसीदास की है। उस किस कार्य के लिए मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मानव का सेवा, इंसान का सेवा, बच्चों की सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डरना मना है 8वां चैप्टर, डरना मना है शीर्षक पाठ के लेखक के मित्र का नाम क्या था? लेखक का नाम ने पूछा, लेखक मित्र का नाम बोगवा था।
उम्र के साथ मेरी समझदारी में आने लगी, क्या आने लगी? परिपक्वता। समझदारी में परिपक्वता आने लगी। किसके मुंह से सुना था किसके मुंह से सुना था कि भूतों को गुस्सा आने से वे घरों में पत्थर फेंका करते हैं। तो बुजुर्गों से सुना था ना, पहले हम लोग भी सुनते थे, भूत घर में पत्थर फेंकते थे, है ना, कहीं से कोई फेंक देता था, चूरीन कहते थे, चूरीन कंकड़ फेंकते हैं। किंवदंतियों को अब किसकी आवश्यकता होती है? तो किंवदंतियों को तथ्यों और प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। वह कौन सी ध्वनि है जिससे लेखक डर गया? झुरमुटों से सरसराहट की आवाज से लेखक डर गया। पंचामित्र, इसका क्वेश्चन देखिए। मित्र व शत्रु पैदा होती है व्यवहार से। इंसान का व्यवहार से उसका दुश्मन बनता है, उसका दोस्त बनता है ना। मित्र और शत्रु की पहचान कैसी की जाती है? तो व्यवहार से ही अपनी दुश्मन और दोस्त की पहचान की जाती है। इसलिए अपना व्यवहार सही रखें, है ना, ताकि दुश्मनी ना हो, मित्रता बढ़े, शत्रुता ना बढ़े, है ना। उदार हृदय वाले के लिए संपूर्ण धरती किस रूप में है? तो परिवार के समान। मतलब जो दिल का अच्छा, जिसका हृदय अच्छा है, उसके लिए पूरा धरती अपने परिवार के समान है। और जो अच्छे नहीं, हृदय से जो उदार नहीं है, उनके लिए अपना माँ बाप भी अच्छा नहीं है, भाई बहन भी नहीं है ना, उसके लिए कोई नहीं है। अपना परिवार भी अपना नहीं है। जो हृदय से अच्छा, उसके लिए पूरा दुनिया परिवार है उसके। किसी कार्य की सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो परिश्रम करने से, मेहनत करके, है ना। दुष्ट पुरुष के विद्वान होने पर क्या करना चाहिए? तो त्यागना कर चाहिए। दुष्ट पुरुष के विद्वान होने पर क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। मतलब दुष्ट पुरुष है, गलत आदमी है, वो कितना विद्वान हो तो उसके पास नहीं, त्यागना है, उसको मिलना नहीं है। क्या नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है? तो आचरण, आचरण बहुत जरूरी है। आचरण खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। कितना आपके पास धन दौलत, कितना आपका शरीर, हेल्थ, कुछ भी है, सब खत्म, आचरण खत्म। तो इसलिए आचरण बचाए रखे, इज्जत अपने आप बचाए रखे। प्रकृति के सौंदर्य की उपासना, 10वां चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन कार्य गलत है? तो प्रकृति को नष्ट करना, ये गलत है। इंसान द्वारा प्रकृति के लिए कौन सा कार्य गलत है? तो प्रकृति जो नष्ट कर रहे हैं हम इंसान, वो बहुत गलत है ना। किस अपराध के लिए परमात्मा मनुष्य को कभी क्षमा नहीं करेगा? प्रकृति को नष्ट करने का अपराध, है ना। बाकी गलती माफ हो सकता है, लेकिन प्रकृति को जो नष्ट कर रहे हैं वो गलती परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा, है ना। तो प्रकृति को नष्ट करने से बच्चे, पेड़ पौधा, जीव जंतु, हर जीव को जीने का अधिकार है, हर जीव को जीने का अधिकार दे, है ना। रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति का वर्णन किस रूप में किया है? तो रीतिकाल के कवियों ने आकर्षक के रूप में प्रकृति, पूरी प्रकृति का वर्णन किया है। किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? तो सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ ठाकुर और निराला, सभी ने, है ना। तो सभी ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है ना। परमात्मा की सबसे प्रिय चीज क्या है? तो प्रकृति। प्रकृति किसका प्रथम कृति है? परमात्मा का प्रथम कृति प्रकृति है ना। प्रकृति आए तब इंसान। किसका आकर्षक और सौंदर्य मन को मोह लेता है? तो प्रकृति का आकर्षण और सौंदर्य मन को मोह लेता है। अगला चैप्टर है बचत की समझ। बचत की समझ, बैंक से आप लाभ उठा सकते हैं, क्या चीज का? रुपए को सुरक्षित रखकर और जरूरत पड़ने पर ऋण लेकर। तो दोनों ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब अच्छा मनुष्य ऋण के बोझ से दब जाने पर क्या करेगा? अपनी मेहनत से धन कमा ऋण का बोझ खत्म कर देगा, वही अच्छा मनुष्य है। अगर कर्जा लिया है, जरूरत पड़ने पर बोझ से दब गया है ऋण से, तो कमा करके मेहनत करके उसको खत्म करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आत्महत्या करेगा, है? या अपना जमीन बेच के ये करेगा, या अपने परिवार की सहायता से दूसरों से ऋण लेकर फिर उसको देगा, है। हम किसी से लिए उसको नहीं दे सके तो तीसरा से लेकर उसको दिए, फिर उसको लेने के लिए चौथा से लिए। तो ऐसा नहीं करना, अपनी मेहनत से धन कमा करके और ऋण को अच्छा उसको उतारेगा। अच्छा आदमी का पहचान वही है। राजू कैसा लड़का था? तो ये आलसी लड़का था। क्या होता है यदि बैंक नहीं होता? धन सुरक्षित रखने में परेशानी होती, पैसे को सुरक्षित रखने में परेशानी होती है ना। क्या होता है यदि राजू को बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिलता? वो पैसे उगाने वाले पेड़ ढूंढता रह जाता। वो ढूंढ रहा था पैसा उगाने वाला पेड़, है ना।
तो वो बूढ़ा एक मिला नहीं तो वो खोजते रह जाता जिंदगी भर पेड़। क्या होता यदि राजू बीज नहीं बोता? बीज नहीं बोता तो क्या होता, वो कभी अमीर नहीं बन पाता। बीज बोया, फसल हुआ, उससे धीरे धीरे अमीर हुआ। बचत की समझ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये शिक्षा हमको ये कहानी देता है। ठीक है, अगला चैप्टर आत्मनिर्भरता। इससे क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? तो स्वावलंबी होना, माने खुद पर निर्भर करना। जैसे मोदी जी कह रहे हैं अभी आत्मनिर्भर बनो, नौकरी नहीं देंगे ना, तो पढ़ना लिखना लगता बेकार है, छोड़ छाड़ दे पढ़ना लिखना, पढ़ाना लिखा है, अब आत्मनिर्भर बनेगा, पढ़ लिख के क्या करेगा। मर्यादा पूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्ति में किस गुण का समावेश होता है? तो आत्मनिर्भरता का समावेश होता है, जो मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। आत्मनिर्भरता जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा साधन है। सफल होना था आत्मनिर्भर होना। नम्रता ही स्वतंत्रता की सात्री है, धात्री है, धात्री है, सात्री है। चित्तवृत्ति की दृश्यता कब आती है? जब हम कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं। तो ये रहा नैतिक शिक्षा का सारा क्वेश्चन, सारा चैप्टर का। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे अपना घर में रह करके अपना एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।